हेलो एवरीवन, मैं मधु यादव और आज आपके सामने लेकर के आई हूँ एक और वन शॉट वीडियो सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मीन ये है कि कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जहां पर बन रहा है या जहां पर उसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वहां से लेकर के उसको अदर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे किचन में खाना बनता है लेकिन हम डाइनिंग रूम में जो है खाना खाते हैं, डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं या फिर डिफरेंट रूम्स में खाना खाते हैं, तो बनता एक जगह है और हमें सभी जगह उसको क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो ये प्लांट्स में भी मिलेगा और एनिमल्स में भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन यही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर की बात ये है कि वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, तो उनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, उनमें किसी भी ऐसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ये जरूरत होती है कि उनके पास या तो स्पेसिफिक कोई सिस्टम मिलेगा जो इस फंक्शन को करेगा। तो लिविंग बॉडीज न्यूट्रिएंट जरूरत है, हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है एनर्जी के लिए। ऑब्वियसली बात है, एनर्जी अगर सेल में बनेगी तो सेल तक उस चीज को पहुंचाना भी पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट। हायर प्लांट की बात करते हैं हम, लाइक एंजियोस्पर्म की, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की भी बात करते हैं। तो हायर प्लांट्स में आपके पास में दो तरीके के वेस्क्यूलर टिश्यूज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो तरीके के वेस्क्यूलर टिश्यूज मिलते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यूज या वेस्क्यूलर बंडल्स, दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हें क्या कहते हैं हम? जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल्स का, फ्लोएम करता है फूड का। किसका करता है? फूड का करता है। अब वाटर और मिनरल कहाँ से जाएंगे? सॉइल से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? सॉइल से जाएंगे, यानी कि रूट से लेकर के लीव्स तक, लीव के एंड पार्ट तक भेजना, ये हो जाएगा जाइलम का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम जो है वो फूड को भेजेगा, फूड जो लीव्स में बना है, जनरली तो लीव्स में बनता है, अगर कहीं पर स्टेम में बन जाएगा तो उसे भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है। जाइलम की बात करें तो जाइलम के चार कंपोनेंट मिलते हैं। एक है ट्रैकिड, एक है वेसल, एक है जाइलम पेरेनकाइमा और एक है जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें से केवल जाइलम पेरेनकाइमा जो होता है वही वाला क्या होता है? इसका लिविंग मटेरियल है, लिविंग एलिमेंट है। अदरवाइज सारे क्या है? डेड एलिमेंट इसमें मिलते हैं। फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट होंगे, चार एलिमेंट होंगे, जिनमें से एक होगा सीव ट्यूब, एक होगा कंपेनियन सेल और एक होगा पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा, और एक होगा फ्लोएम फाइबर। तो इस तरीके से इसके भी चार कंपोनेंट है। यहाँ पर से तीन जो है वो लिविंग होते हैं, बाकी सारे क्या होते, ये जो फाइबर है वो क्या होता है? डेड एलिमेंट होता है। चलिए, तो इस तरीके से जाइलम, ट्रैकिड, वेसल, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो जाइलम जो है वो वाटर का किसका करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट, और वाटर में जो मिनरल सॉल्युबल होंगे उनको भी ट्रांसपोर्ट करेगा। और जनरली हम इससे बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप। एसेंट का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो एसेंट ऑफ सेप, सेप का मतलब जब वाटर के अंदर मिनरल्स घुले हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप बोलेंगे। तो एसेंट ऑफ सेप उसी को बोलते हैं हम जो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लेकर के लीव्स तक करता है। तो जाइलम का फंक्शन यही है कि वाटर और मिनरल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके लिए जरूरत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रांसपीरेशन। क्या आता है? ट्रांसपीरेशन आता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो है कि वेपर फॉर्म में वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में क्या होता है?
प्लांट से बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो है ये एक नेसेसरी इविल है। क्या है, नेसेसरी इविल है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसे अभी हम समझेंगे एक थ्योरी से, बट जनरल इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ट्रांसपीरेशन जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है डिफरेंट प्लांट में। एक है सबसे कॉमन जिसे बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, जो स्टोमेटा से होगा। स्टोमेटास आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस जो होती है लीव्स की, वहां पर कौन मिलते हैं, स्टोमेटा मिलते हैं, और ये दो गार्ड सेल से बने हुए होते हैं। ये दो गार्ड सेल जो होती है किडनी शेप की होती है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं यही क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। और दूसरा होता है लेंटिकुलर। क्या होगा, लेंटिकुलर। तो लेंटिकल्स जो होते हैं ये वुडी प्लांट में या ज्यादा एज वाले प्लांट जो होते हैं उनमें स्टेम के ऊपर बनने वाली स्ट्रक्चर है, जिसमें जनरली क्या होता है, अंदर की कॉर्क लेयर के बढ़ने से जो एपिडर्मिस है वो बर्स्ट हो जाती है, तो वहां पर लेंटिकल्स बन जाते हैं। इन लेंटिकल्स के थ्रू भी होगा और क्यूटिकल्स के थ्रू भी होगा, तो हम उसे बोलेंगे क्यूटिकुलर। क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो एक वैक्सी लेयर है जो जनरली एपिडर्मिस के ऊपर मिलती है, ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए ही मिलती है वैसे तो, ताकि अननेसेसरी वाटर अंदर ना जा सके, बाहर ना निकल सके। नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन, द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होगा, लाइक यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव है और यहाँ पर है स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ से कौन निकल रहा है, H2O। किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में निकल रहा है, यानी कि आसपास की सेल जो यहाँ पर सेल होंगी, मीजोफिल सेल। कौन सी सेल होंगी, मीजोफिल सेल। इसमें जो लीव्स में जो वो मिलता है टिश्यू से, मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, वहां पर सेल मिलती है, पेलिसेड और स्पॉन्जी। तो मेसोफिल जो सेल होती हैं उनमें अब क्या होगा, वाटर की कमी हो गई, क्योंकि वाटर जो है वेपर फॉर्म में बाहर निकल गया, तो इधर क्या हो गई, वाटर की कमी। अब ये वाटर अपने पास वाले वाटर से, अपने पास वाली सेल से क्या करेगा, वाटर सक करेगा। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ तक, लीव्स तक ये वाटर क्या कर लिया जाएगा, सक कर लिया जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे रूट के अंदर भी होंगे वेस्कुलर बंडल जिनमें होगा जाइलम। इसी तरीके से स्टेम में भी वेस्कुलर बंडल होंगे और इसी तरीके से लीव्स में भी वेस्कुलर बंडल होंगे। तो वेस्कुलर बंडल का पूरा एक क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, जिससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इजीली इन केस लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात चल रही है तो यहाँ पर क्या जरूरी है, तो ट्रांसपीरेशन जरूरी भी है। किस लिए, ताकि वाटर को जो है, वाटर को मिनरल के साथ में सक किया जा सके और वाटर जो है कहां तक पहुंच सके, लीव्स तक पहुंच सके। अब यहाँ पर जो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रूट टू लीव्स, और कोई दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इवोपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ create a kind of suction which pulls up water through the xylem vessel. Only 2% of total water absorbed is used up in various metabolic activities in the plant body. अगर ट्रांसपीरेशन की बात करें तो 3 टाइप का है, ठीक है। सबसे ज्यादा मिलने वाला है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो यही ट्रांसपीरेशन है। हालांकि ये एक बहुत बेकार प्रोसेस है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो वाटर मिनरल के एब्जॉर्ब के लिए रूट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने की पावर को बढ़ा देगा, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और आगे ऊपर ट्रांसपोर्ट हो सके। वो प्लांट का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करेगा। रूट्स जो है, मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन विदाउट सर्विंग एनी पर्पस। द एनर्जी स्पेंड बाय द प्लांट इज
ट्रांसपिरेशन इज वेस्टेड, सो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी विल। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि जितना वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया उतना ही क्या हो जाए, काम में आ जाए। तो अधिकतर जो है वो क्या ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। अब ट्रांसपिरेशन कोहेशन थ्योरी क्या है, तो ट्रांसपिरेशन कोहेशन थ्योरी वही कहती है कि इस तरीके से ये प्लांट की लीव है और यहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ। पहले तो जब सेल के अंदर वाटर भरता है तो वहां पर टर्जर प्रेशर होता है, क्या होता है, टर्जर प्रेशर होता है। तो वाटर लॉस सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से। सरफेस ऑफ द सेल इनटू द एयर स्पेसेस ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू एंड देन पासेस इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू द पोर्स ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले तो ये लीव के जो है यहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यू में आएगा, उसके बाद में लीव की एपिडर्मिस से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। द सेल शेप ऑफ मेसोफिल सेल, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये है, ये पास में जो मेसोफिल सेल है उनमें क्या हो जाएगी, वाटर ज्यादा है, लेकिन इधर वाली सेल में वाटर कम है। तो इस तरीके से ये वाटर को क्या करेगा, सक करेगा, क्या करेगा, सक करेगा। The cell shape of mesophyll cell become concentrated by losing water and causes a drop in turgor pressure। जब वाटर कम होता है, वाटर जब बढ़ता है तो सेल वॉल की तरफ जो प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं टर्जर प्रेशर, क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब वाटर लॉस हुआ तो टर्जर प्रेशर में क्या हो गई, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी हो गई। इससे क्या होगा, वाटर इज सक्ड फ्रॉम एडजॉइनिंग मेसोफिल सेल, तो पास वाली सेल से वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा अल्टीमेटली फ्रॉम वेस्कुलर टिश्यू, और इस तरीके से जाइलम से, स्टेम का जाइलम, लीफ का जाइलम या फिर रूट का जाइलम, वहां से वाटर को क्या किया जाएगा, सक किया जाएगा। नेक्स्ट, दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड ऑल द वे डाउन टू द अनब्रोकन कॉलम बन जाएगा यहाँ पर पूरा, जो मैंने बोला है आपको कि रूट से लेकर के लीफ तक एक कॉलम बन जाएगा, अनब्रेकेबल कॉलम बन जाएगा। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल है, कहीं भी टूटेगा नहीं, सीधा रूट से लेकर लीफ तक वाटर का या वाटर मिनरल का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर शो कोहेशन, कोहेशन का मतलब है अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन, क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलेंगे। और अगर डिफरेंस के बीच लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एडेशन, क्या बोलेंगे, एडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर वाटर के बीच जो लगेगा वो कोहेशन फोर्स होगा, जबकि वाटर और वेसल्स के बीच में जो लगेगा, जो वेसल है, जाइलम वेसल जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, उनके बीच जो लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर वाटर और वेसल के बीच में कौन सा लगेगा, एडेशन लगेगा। ड्यू टू दीज एडेशन एंड कोहेशन फोर्सेस वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक बट पुल्ड अपवर्ड बाय द फोर्स कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। अब यहाँ पर वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था सक्शन प्रेशर के थ्रू, और वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ था, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट हुआ था। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या ट्रांसपिरेशन कोहेशन थ्योरी भी कहते हैं। द होल प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड विद अ पर्सन ट्रांसपिरेशन पुल pulling a bucket full of water forces on water column from a well with a rope, like जैसे वो कुएं से हम पुली के थ्रू, रस्सी के थ्रू जो है, पुली जो होती है इस तरीके से होती है, ये पुली है और इसके ऊपर से ये रस्सी को हम खींचते हैं ताकि इजीली बाल्टी से पानी निकाला जा सके वेल के अंदर से, कुएं के अंदर से। तो यहाँ पर हमने इसकी जो कंपैरिजन है उसी से किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब बात करते हैं, देखिए ये रूट हेयर है, रूट हेयर ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये रूट है और ये रूट के अंदर प्रेजेंट जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रूट हेयर बोलते हैं, और वही वाटर को एक्चुअल में एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद में ये डिफरेंट पार्ट में जाएगा। अगर हम एनाटोमी करके देखते हैं तो सबसे बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर उसके बाद में वो पहुंचेगा वेस्कुलर बंडल तक, जाइलम तक पहुंच जाएगा, और जाइलम के थ्रू वो आगे तक पहुंच जाएगा, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम, फिर वहां तक पहुंच जाएगा लीफ का जाइलम। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो है उसके 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेनकाइमा और फाइबर, स्क्लेरेन
काइमा। तो फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। और ये जो प्रोसेस है, अब खाना कहाँ पर बन रहा था, लीफ में। कहाँ पर बन रहा था, लीफ में। तो या तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकते हैं या डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है या तो बाई डायरेक्शनल बोल दीजिए या फिर मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा। तो ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है खाने को, मैन्युफैक्चर्ड फूड को, जो कहां पर बना है, लीफ में। किस फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सुक्रोज में। बनता ग्लूकोज फॉर्म में है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सुक्रोज फॉर्म में, और आगे जाकर के वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च फॉर्म में होगा। फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, ये उसका पूरा डायग्राम है जो शो करता है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हुआ है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर ह्यूमन की बात करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड और लिम्फ। कनेक्टिव टिश्यू है दोनों, फ्लूइडल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ, वो दोनों मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। वो जो भी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होता है या जो भी बॉडी के अंदर जाता है, उसको वहां से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। कि सर्कुलेटरी सिस्टम होते क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ब्लड जिसके अंदर फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। तो ऑब्वियसली बात है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें क्या होता है, ब्लड जो है ओपन वाले में क्या होगा और क्लोज वाले में क्या होगा। तो ओपन वाले में ब्लड जो है वो किसके अंदर फ्लो करेगा, डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर, विदाउट वेसल। क्या होगा, विदाउट ब्लड वेसल, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं होगी। जबकि क्लोज में ब्लड फ्लो किसके अंदर करेगा, वेसल्स के अंदर। किसके अंदर, वेसल्स के अंदर। व्हाट आर ब्लड वेसल्स, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑब्वियसली बात है, ओपन वाला थोड़ा सा लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये वाला जो है हमारे कोडेट वर्टिब्रेट में मिलता है, एनेलिडा में भी मिलता है। किसमें, एनेलिडा में भी मिलता है। पोजीशन ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे जाएगा, तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा और इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा। ब्लड प्रेशर जनरली क्या होगा, लो, क्योंकि यहाँ पर उसको बिना वेसल के फ्लो करना है। जब वेसल की बात आती है तो वेसल की क्या हो जाती है, कैविटी जब कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड, ये भी लो होगा। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो डायरेक्ट होगा, हमारे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैपिलरीज के थ्रू होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसी में मिलता है। हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन किसमें मिलता है, आरबीसी में मिलता है, जबकि इनका प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में होगा। अब ये जो है इनकी एफिशिएंसी क्या है, तो लेस एफिशिएंट है, क्योंकि ब्लड जो है वो टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन, टाइम लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में करने के लिए हमें यहाँ पर तीन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा ब्लड, एक पढ़ना पड़ेगा ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एक पढ़ना पड़ेगा हमें ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड एक फ्लूइडल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। ब्लड वेसल भी हमारी तीन टाइप के होंगे और ह्यूमन हार्ट के हम स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए, इन ह्यूमन देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट यूजेस ब्लड और लिम्फ। मैंने बताया था आपको कि ब्लड या लिम्फ हम दोनों का यूज करेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइडल, और ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि ब्लड से मिलकर के बना है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि उसमें लिम्फ एज अ कैरियर है, लिम्फ एज अ कैरियर। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड जो है, ब्लड को हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसका प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होगा वो होगा इसका 55% पोर्शन, और एक होगा ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। तो ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स जो होंगी वो होगा 45%। प्लाज्मा के अंदर सभी कुछ मिलता है, जिसमें से 90 से 92% तो क्या होता है, वाटर होता है।
कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, बाकी डाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी मटेरियल, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेस, सॉल्युबल फॉर्म में सब कुछ प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा। ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या हम इन्हें बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। दूसरी वहीं पर होती है डब्ल्यूबीसीज। क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। तीसरी होती है प्लेटलेट्स जिन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। अब आरबीसी के अंदर क्या क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलेगा, जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है? उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जबकि डब्ल्यूबीसी जो है, अगर हम इसको देखें तो ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट। क्या होगी? ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनको ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे। दूसरी के में नहीं होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलेंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे। ये अगेन 3 टाइप की होती है। जिस डाई से हम इसको स्टैन करके देखते हैं तो यहाँ पर जब हम इनको 2 डिफरेंट डाई से क्या करते हैं? स्टैन करके देखते हैं तो यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट के जो है 3 टाइप्स बनते हैं। एक होता है एसिडोफिल्स। क्या होता है? एसिडोफिल्स होता है। एक बेसोफिल्स होता है और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट के कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है साइटोप्लाज्म में। ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। क्या होती है? लिम्फोसाइट। तो चलिए, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट आ जाएगा सारा। अब अगर इंडिविजुअली ब्लड की बात करें तो हम क्या है? हायर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें हायर मेटाबॉलिक रेट होती है एंड डेवलप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है हमारे पास। This system helps in the quicker supply of nutrient and oxygen to the body tissue and also in the rapid of disposal of toxic waste material and carbon dioxide. हमारे जो भी यूटिलाइज की जो सब्सटेंसेस है उनको ट्रांसपोर्ट करना, और बाद में अगर सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बना है या एक्सक्रीटरी मटेरियल बना है उसको भी क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना और उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करना। द ब्लड एक्ट एज द सर्कुलेटरी फ्लूइड। किसकी तरह काम करता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह काम करता है। ब्लड जो है प्लाज्मा ब्लड कॉर्पसेल से मिलकर बना होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और ब्लड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। क्या कहेंगे? हीमोपोइसिस कहेंगे। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट है, फ्लूइडल पार्ट है, जिसका 90 से 92% वाटर का ही बना हुआ है। ठीक है। सीरम क्या होता है? अगर हम इसमें से प्लाज्मा में से कौन सा प्रोटीन हटा दे? फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो इस प्रोटीन को हटा दे तो क्या बनता है? बचा हुआ पार्ट क्या होगा? सीरम होगा। ब्लड कॉर्पसेल्स आपकी 3 टाइप की होंगी, आरबीसीज होंगी। ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, एक तो उसके बारे में क्या बात है? वो बाइकॉनकेव शेप की होती है। किस शेप की होती है? बाइकॉनकेव शेप की होती है। उसके पास में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में भी आयरन मिलता है। कौन मिलता है? आयरन मिलता है। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैमेलियन आरबीसी बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी जो है इतनी काउंट मिलती है हमारे ब्लड के अंदर। इरिथ्रोसाइट जो है डू नॉट पजेज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इरिथ्रोसाइट कंटेन हीमोग्लोबिन। इनके पास में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन से और हीम पिगमेंटेड इसका ग्रुप है, जिसके अंदर क्या होगा? Fe2+ आयन। क्या होगा? Fe2+, यानी कि ये होगा फेरस। क्या होगा? फेरस आयन होगा। 100 ml of blood contain 15 gram of hemoglobin. The amount of hemoglobin blood is less, पर्सन सफर फ्रॉम एनीमिया। अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस पर्सन को क्या हो जाता है? एनीमिया, यानी कि खून की कमी। हीमोग्लोबिन कंटेंट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन मेल, ये मिलता है 14.5 प्लस माइनस, इतना कम ज्यादा हो सकता है ग्राम %, वाइल फीमेल के अंदर अब बात करें तो ये मिलता है
12 ±2, यानी कि या तो 10 हो सकता है या फिर 14 हो सकता है। द हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द ब्लड, और आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज उनको खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है इनको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये बाहर से आने वाले पैथोजन से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में राउंड होती है, अमीबॉइड होती है, और इनके पास में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस डिफरेंट शेप जो है वो कैरी कर सकता है, उसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं। ये जो होती है इतनी हो सकती है 5000 to 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इंक्रीज, अगर इंक्रीज होती है तो उससे क्या हो सकता है? न्यूमोनिया, ब्लड कैंसर, या इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया हो सकता है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर आरबीसी के पास में जो है These are large in size than RBC and contain nucleus, ये आरबीसी से बड़ी होंगी, इनके पास में न्यूक्लियस भी होगा। इसके दो टाइप है, ग्रेन्युलोसाइट है और ए ग्रेन्युलोसाइट है। इसमें से लिम्फोसाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि पैथोजन से लड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है कि जैसे ही क्या होगा, हमें चोट लगेगी, इंजरी होगी, तो वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो वहां पर क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। तो जैसे इंजर्ड टिश्यू है, ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से वहां पर क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वहां पर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज करेगा? थ्रोम्बिन में। अभी ये कहां पर प्रेजेंट है? तो अभी मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में ये दो प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं और इनको एक्टिव करने के लिए किसकी जरूरत है? थ्रोम्बोप्लास्टिन की। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और बाद में जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है, और जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो उस इंजरी के ऊपर नेटवर्क बना देगी ताकि अंदर की जो ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, वो बाहर नहीं निकल पाए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो सबसे पहले इंजर्ड पार्ट से प्लेटलेट्स की हेल्प से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स है, बाइकॉन्केव है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में बात करें ब्लड के फंक्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्ट करना, सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा। न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन से एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फूड बचा हमारे पास, लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सबको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। वो कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? ब्लड करता है। बाकी रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने में भी यही हेल्प करेगा। ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा और सेल में बनी हुई CO2 को एल्विलाई तक पहुंचाएगा। उसके बाद में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जहां भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई है वहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बने होंगे, वहां से उसको ट्रांसफर करना। हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे, और एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली अपने सिक्रीशन कहां पर छोड़ देती है? ब्लड या लिम्फ में, ठीक है, जो भी वहां पर स्ट्रीम है उसके अंदर छोड़ देती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ये कौन करता है? WBC। कौन करता है? WBC, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ सेल। उसके बाद में बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने ये देखा था कि जब हम 2 पर्सन का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करते, इधर से उधर चढ़ा देते ब्लड, तो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB एंड O।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ही डिस्कवर एंटीजन ए और एंटीजन बी, और इससे बना है ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम। क्या बना है? एबीओ सिस्टम, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप हम बात करते हैं। एंटीजन यानी कि एग्लूटिनोजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फॉर ईच एंटीजन देयर इज अ करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज। हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगा। Thus there are 2 antibodies हो जाएंगी A और B. There are 4 types of blood group depending on the presence or absence of these antigen. तो ये रहे वो ब्लड ग्रुप A, AB, B एंड O। बात करते हैं इसमें से जो B ब्लड ग्रुप AB है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि वो सभी से ले सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलेंगे। जबकि ब्लड ग्रुप O जो है वो है यूनिवर्सल डोनर। क्या है? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वो सबको ब्लड दे सकता है। बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल जिनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, तो ये है 3 टाइप की ब्लड वेसल्स। आर्टरीज एक होती है, कैपिलरीज और एक होती है वेन्स। क्या होती है? वेन्स होती है। तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए ब्लड जा रहा है आर्टरीज के थ्रू। किसके थ्रू जा रहा है? आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। अब आर्टरी क्या होगी? डिवाइड होगी। क्या होगी? डिवाइड होगी, और ये पूरा ग्रुप बनाएगी बारीक बारीक छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स का, जिनको हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज। क्या कहेंगे? कैपिलरीज कहेंगे। और जब ये कैपिलरीज वापस रीयूनिट हो जाएंगी तो ये बन जाएंगी वेन। क्या बन जाएंगी? वेन। दीज आर्टरी, ये एक आर्टरी है, उसके बाद में ये किस में डिवाइड हुई? कैपिलरीज में डिवाइड हुई है। और कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद में ये रीयूनिट होकर के इन्होंने क्या बना लिया है? वेन बना लिया है। क्या बना लिया है? वेन बना लिया है। अब जहां पर ये डिवाइड हुई है ना कैपिलरीज, यहीं पर मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल के बीच में फूड का, ऑक्सीजन का, CO2 का क्या होगा? एक्सचेंज। क्या होगा? एक्सचेंज। तो कौन करेगा? कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारे पास में ब्लड वेसल्स 3 है, उनमें से एक है आर्टरीज। ये थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। डीप सीटेड होंगी। डीप सीटेड इसलिए यानी कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ऊपर वेन प्रेजेंट होगी, नीचे उसके थोड़ा नीचे क्या होगी? आर्टरी प्रेजेंट होगी। क्योंकि अगर गलती से इंजरी हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो क्या है? ज्यादा है, ब्लड प्रेशर क्या है? ज्यादा। अगर वो ऊपर ही प्रेजेंट होंगी तो ब्लड बहुत जल्दी प्रेशर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में कम से कम 8 से 15 मिनट तो लगता ही है। तो इसीलिए क्या प्रेजेंट होंगी? डीप सीटेड प्रेजेंट होंगी। और जनरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। वेन की बात करें तो ये थिन है, थिन वॉल्ड है, ठीक है, और इनमें नॉर्मली जो है ब्लड प्रेशर आर्टरीज के कंपैरिजन में कम ब्लड प्रेशर होगा। यहाँ पर सुपरफिशियली लोकेटेड है, क्योंकि कम ब्लड प्रेशर है तो ऊपर आसानी से ये हो सकती है प्रेजेंट। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। कैपिलरीज, ये पूरा नेटवर्क है। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। वो आर्टरी को और वेन को क्या करती है? कनेक्ट करती है। उसके बाद चलते हैं कि आर्टरीज में और वेन्स में डिफरेंसेस क्या है। तो आर्टरीज जनरली डायरेक्शन बात करें तो आर्टरीज यानी कि जो हार्ट से बाहर की तरफ जाएंगी वो है आर्टरीज। हार्ट के अंदर जो एंटर करेंगी वो क्या होंगी? वेन करेंगी। अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पर लिखेंगे भी सही। नेचर ऑफ ब्लड, इनके अंदर ब्लड जो होगा जनरली वो ऑक्सीजनेटेड माना जाएगा, है ना, और इनके अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड। ये डीप सीटेड है, रीजन बता दिया। ये सुपरफिशियल, ये रीजन बता दिया है। इनकी वॉल जो है थिक है और इनकी क्या है? थिन है। प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है और कंपैरेटिवली कम है। और वोल्व जो है इनमें एब्सेंट है, जबकि वेन में वोल्व क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वोल्व जो वाटर फ्लो को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ह्यूमन हार्ट की बात करें, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो इस तरीके से, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है, दीज आर एट्रियम। उनको क्या बोलते हैं? एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल्स कहते हैं। ये वाला होता है राइट एट्रियम। क्या होता है? राइट एट्रियम होता है। और ये वाला होगा लेफ्ट एट्रियम। क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम होगा। इसी तरीके से ये हो गए वेंट्रिकल्स, और ये होगा राइट वेंट्रिकल, और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो ह्यूमन जो है वो कितना होता है, ह्यूमन हार्ट जो है वो कितना चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। उन 4 चैम्बर्ड में से ऊपर वाले 2 कंपैरेटिवली छोटे हैं। ऊपर वाले जो एट्रियम है कंपैरेटिवली क्या होता है, इस तरीके से थोड़े से क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं। बाकी नीचे वाले जो है वेंट्रिकल्स वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, सेप्टम है। क्या है, सेप्टम है। सेप्टम जो चैम्बर को डिवाइड कर रहे हैं, दीज आर सेप्टम। क्या है, सेप्टम है जो उनके चैम्बर को डिवाइड कर रहे हैं। अब इधर आर ए यानी कि राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आर ए के अंदर एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन एंटर करेंगी, वेना केवा। कौन एंटर करेंगी, वेना केवा एंटर करेंगी। वेना केवा जो होती है वो वेन, सबसे बड़ी वेन का नाम क्या है, वेना केवा है, जो किसके अंदर करेंगी, हार्ट के अंदर एंटर करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके की वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर और इंफीरियर यानी कि सुपीरियर हार्ट से, सुपीरियर पार्ट से अगर ब्लड लेकर के आ रही है तो सुपीरियर, हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेकर के आ रही है तो इंफीरियर वेना केवा। तो वेना केवा यहाँ पर एंटर करेंगी, जबकि यहाँ पर होंगे लंग्स और लंग्स से निकलेंगी पल्मोनरी वेन। कौन निकलेंगी, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर एंटर होंगी पल्मोनरी आर्टरी और जबकि निकलेंगी क्या, पल्मोनरी वेन। और वो पल्मोनरी वेन कहां पर जाएंगी, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर जाएंगी, लेफ्ट एट्रियम में जाएंगी पल्मोनरी वेन। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की और लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में यहाँ पर मिलते हैं वॉल्व। क्या मिल रहे हैं, वॉल्व मिल रहे हैं। ये जो वॉल्व है ये वाला है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर, सॉरी उनको जोड़ रहा है यहाँ से, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जबकि ये वाला जो है वो है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, या इसको हम एक और नाम देते हैं मिट्रल वॉल्व। क्या है, मिट्रल वॉल्व। अगर बात करें राइट वेंट्रिकल से कौन सी जो है वो वेसल निकलेगी, तो वो निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी वाली, यहां से हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या पढ़ेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहां पर जा रही है, यहाँ पर लंग्स में। कहां पर जा रही है, लंग्स में जा रही है, दोनों लंग्स में, राइट और लेफ्ट में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो निकलती है इस तरीके से अओर्टा। कौन निकलती है, अओर्टा, जो क्या बनाती है, अओर्टा आर्क। क्या बनाती है, अओर्टा आर्क बनाती है। ठीक है, और ये होती है सबसे बड़ी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं अओर्टा। क्या बोलेंगे, अओर्टा बोलेंगे। एक्चुअली ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी यहीं से इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, दोनों लंग्स की तरफ चली गई है उसकी दोनों ब्रांचेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आर्टरी, इस वाली पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ अओर्टा, यहाँ पर होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वॉल्व हो गए ट्राइकस्पिड और ये हो गए बाइकस्पिड वॉल्व हो गए हैं। तो ह्यूमन हार्ट का ये पूरा डायग्राम बना हुआ है इसकी कि कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, एक ये रहा, यानी कि ये हो गया राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में ये सेप्टम हो गए हैं, दीज आर वॉल्व। और ये इनमें प्रेशर वो बता रखा है कि कहां से कहां तक क्या जा रहा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो यहाँ से निकली है, और ये जो है अओर्टा है जो निकली है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इधर जो है वेना केवा एंटर कर रही है राइट एट्रियम, और पल्मोनरी वेन जो कहां से आई है, लंग्स से आई है, वो एंटर कर रही है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अगर बात करें पल्मोनरी वेन की, तो ये जो ब्लड लेके आएगी वो कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स से लेकर के आ रही है तो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा है, सॉरी ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, और ये होगा डीऑक्सीजनेटेड। क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद में बात करें वेना केवा की, तो वेना केवा भी ब्लड लेकर के आएगी डीऑक्सीजनेटेड डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और अओर्टा जो है वो लेकर के जाएगी ऑक्सीजनेटेड, ये लेकर के जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गई है ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर। तो
तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड को ओनली पंप कर रहा है। ब्लड को प्योर करने का कोई काम नहीं है, उसका ओनली क्या काम है, ब्लड को पंप करने का। तो ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। अगर बात करें तो ये प्रेजेंट, इसकी लोकेशन, तो यहाँ पर ये है लंग्स, यहाँ पर ये है डायफ्राम, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन हार्ट। और यहाँ पर जो मिलती है लेफ्ट लंग की तरफ, इसे बोलते हैं हम कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। और ये इस तरीके कार्डियक नोच बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर दो लेयर मिलती है इसकी, जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होगा, जिसे बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसकी बात करें, चैम्बर कितने हैं, दो हैं। दो अपर चैम्बर एट्रियम है, दो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल है। एट्रियम कंपैरेटिवली छोटे है, वेंट्रिकल बड़े हैं, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन जो है वो इसमें एंटर करेगी, कहां से, लंग से। 2 राइट लंग से, 2 लेफ्ट लंग से। इसी तरीके से 2 फ्रॉम ईच, यानी कि 2 जो है वो एक एक लंग से आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। कौन सा ब्लड लेकर के आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। और यहाँ पर क्या होगा, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर विद अ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। और इनके बीच में क्या होगा, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होगा, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये यहाँ से निकलता है, कौन निकलता है, अओर्टा निकलेगा। अओर्टा आर्क बनाएगी, सबसे बड़ी आर्टरी। सेमी ल्यूनर इनमें कप्स होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी आर्टरी है डोर्सल अओर्टा, विच टेक्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। राइट ओरिकल्स जो है ओपनिंग फॉर सुपीरियर वेना केवा दैट ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में जो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आती है, और वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगी। और बाकी की देखिए ये लिखा हुआ कि राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर बात करें तो इस तरीके से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। जबकि इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन होगा, मिट्रल वॉल्व। क्या होगा, मिट्रल वॉल्व होगा, यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल्व होगा। इधर आ रही है पल्मोनरी वेन, इधर आ रही है वेना केवा, इधर से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और इधर से निकल रही है अओर्टा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, तो एक सर्कुलेशन होता है सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड जो है हार्ट से केवल एक बार ही जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन उसको बोलेंगे जब ब्लड हार्ट को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 2 बार उससे होकर के जा रहा है, ट्वाइस बार, ठीक है। तो ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन के अंदर मिलता है। और डबल सर्कुलेशन की 2 स्टेप होंगी, एक होगा सिस्टेमिक और एक होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। क्या होगा, देखिए ये लंग से आ रही है पल्मोनरी वेन जो जा रही है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली अओर्टा, ठीक है। और ये अओर्टा गई बॉडी ऑर्गन्स के पास, वहां पर से कौन आई, राइट एट्रियम में वेना केवा। कौन आई, वेना केवा। जबकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंटर करेगी लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर ये जो है ये होता है ब्लड का डबल सर्कुलेशन। क्या है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये हो गया सिस्टेमिक। क्या हो गया, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस तरीके से अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड के थ्रू जो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस
प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। ये यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। और जब वो रिलैक्सेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलते हैं। तो अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की तो इस टाइम पर प्रेशर क्या होगा? कंपैरेटिवली ज्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो इन द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोलिक फेज, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक फेज। अभी ये कब की बात चल रही है? वेंट्रिकल की। किसकी बात चल रही है? ये जो सिस्टोलिक फेज है या डायस्टोलिक फेज है, ये बात चल रही है वेंट्रिकल की। किसकी चल रही है? वेंट्रिकल जो है उनकी बात चल रही है। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रेशर होगा सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होगा? सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। किसका साउंड होगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्व का। किसका? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल्व के बंद होने का साउंड होगा। और यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे हम लब साउंड। क्या बोलेंगे? लब साउंड बोलेंगे। ये तो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा हो गया? सिस्टोलिक प्रेशर। अगर बात करें डायस्टोलिक प्रेशर की, तो डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये बात हो रही है वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन की। किसकी बात हो रही है? वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन का मतलब है वो नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं। अब यहाँ पर किस पर? सेमी ल्यूनर वोल्व जो है उनके बंद होने से यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। कौन से वोल्व? सेमी ल्यूनर वोल्व। और सेमी ल्यूनर वोल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? अओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो वहां पर जब ये बंद होंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे डब साउंड। कौन सा करेंगे? डब साउंड या डब साउंड। तो यहाँ पर लब और डब का साउंड जो है वो सुनाई देता है, तो इनको हम बोलेंगे लब साउंड। जो किसकी वजह से हो रहा है? क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल्व एंड द डब साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। तो यहाँ पर अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो डायस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको बता दिया है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मेन वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि अगर इससे ज्यादा जाता है कंडीशन तो वो हो जाता है हाइपरटेंशन। क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फाइग्नोमैनोमीटर। किससे हम नापते हैं उसको? स्फाइग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये रहा वो स्फाइग्नोमैनोमीटर का कि किस तरीके से हम ब्लड को मेजर करते हैं। पल्स क्या होती है? तो पल्स रेट मतलब जो हम एक कार्डियक साइकिल की बात करें या पूरी एक मिनट की बात करें तो उसमें कितनी हार्ट बीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। तो एवरी टाइम कार्डियक साइकिल ने एक मिनट की बात कर रहे हैं, तो एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स इनटू आर्टरीज। दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज एक्सपांड अ लिटिल। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। तो जब ब्लड उसकी आर्टरी के अंदर फ्लो कर रहा है तो उस पर प्रेशर बना रहा है, वहां पर जो उसका एक्सपेंडेशन हो रहा है उसी की वजह से जो जनरेट हो रहा है फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पल्स। क्या बोलेंगे? पल्स बोलेंगे। और पल्स जो है वो कितनी होगी? 70 से 72 पर मिनट। ठीक है, क्या होगी? 70 से 72 पर मिनट होगी। एबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या हो सकती है ब्लड प्रेशर की? एक होगा हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 जो होता है, अगर इससे क्या हो जाए? बाहर बहुत ज्यादा हो जाए, लाइक 140/19। अगर इससे भी इतना बार बार नापने पर अगर इतना आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। इससे ज्यादा आ रहा है तो 150/90 mm ऑफ Hg इज कॉमनली कॉल्ड एज साइलेंट किलर। ठीक है, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये डेथ कर सकता है किसी भी पर्सन की। उसके बाद में हाइपोटेंशन होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टिंग लो ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा 120 से कम और 80 से कम। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट का डिटेक्शन हम करते हैं ECG की हेल्प से। किसकी हेल्प से करते हैं? ECG। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ निकलता है, जो प्रिंट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और यहाँ पर जो मशीन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उसके हेल्प से हम हार्ट बीट का क्या करते हैं?
डिटेक्शन करते हैं। तो ईसीजी क्या होता है, इस तरीके से वहां पर कुछ 5 पॉइंट दिए होते हैं, उनमें से एक होता है पी, क्यू, आर, एस और टी। तो ये जो है ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करता है। अगर ये इसी मूवमेंट में चल रहा है, इसका मतलब हार्ट की जो बिल्कुल चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, वो बिल्कुल सही है। अगर इसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर द मसल फाइबर ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, ठीक है, तो उसके ऑब्वियसली बात है उसके पूरे मसल फाइबर मिलते हैं, हार्ट के वॉल में जो मिलते हैं मसल फाइबर, और उनमें जो मसल्स मिलती है वो मिलती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। एट सर्टेन पार्ट जनरेट टीनी इलेक्ट्रिक करेंट्स विच कॉजेज द नॉर्मल हार्ट बीट, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ उस मशीन का नाम है, किसका नाम है, मशीन का नाम है, और इसी के लिए हम ईसीजी का यूज कर रहे हैं, ईसीजी टर्म का यूज कर रहे हैं। ग्राफ जो मशीन है, ग्राम जो प्रिंट निकल के आ रहा है, इज द डिवाइस टू रिकॉर्ड दीज इलेक्ट्रिक चेंजेस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ हार्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन नॉर्मल मैन। तो इसी तरीके से बार बार वो PQRST अगर सही आ रहा है तो एक नॉर्मल मैन का ECG वो बिल्कुल सही होगा। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसा कि हमने बात कही थी आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ह्यूमन में वो 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, एक ब्लड करेगा, दूसरा क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। तो लिम्फ करेगा, और लिम्फ जिसके अंदर आता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आपको। एक मिलेगा लिम्फ, तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, और ये काम करता है मिडिलमैन का। किसका काम करता है, मिडिलमैन का, यानी कि ब्लड से जो भी कंपोनेंट जा रहे हैं, ब्लड से जो भी सब्सटेंसेस जा रहे हैं, उनको आगे तक क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिडिलमैन ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से लिम्फ। दूसरा होगा लिम्फ नोड, क्या होगा, लिम्फ नोड होगा। तो लिम्फ के अलावा यहाँ पर होंगे लिम्फ नोड, या हम इन्हीं को कहते हैं लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, जहां पर लिम्फ का क्या होगा, फिल्ट्रेशन, क्या होगा, लिम्फ का फिल्ट्रेशन होगा। और एक होंगी लिम्फ वेसल, क्या होंगी, लिम्फ वेसल होंगी, जो क्या करेंगी, लिम्फ को फ्लो, लिम्फ जो है इन ब्लड वेसल के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल। जिनमें से एक जो सबसे बड़ी लिम्फ वेसल है उनके बारे में आप पढ़ते हो कि वो मिलती है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई, माइक्रो विलाई के बीच में जो मिलती है, इन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। और ये क्या करती हैं, फैट का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब्यूल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल, उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं, या लिम्फेटिक्स बोलते हैं, लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड भी बोल रहे हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के सब्सटेंसेस है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। ये भी एक ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू है, फ्लूइडल फॉर्म में मिलेगा। तो ये इसके बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है, तो इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। The lymphatic system consists of the following parts। तो इसके पास में कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं, वही लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ। अगर बात करें काम क्या है लिम्फ के, क्या फंक्शन है, तो ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। क्यों, इनके पास में क्या होती है, लिम्फोसाइट्स। हमने अभी पढ़ा था WBC के टाइप, WBC के टाइप जब पढ़े थे ना, उनमें एक टाइप था लिम्फोसाइट, और यही एक्चुअल में क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये हेल्प करती है हमारी इम्यूनिटी में। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड, अभी मैंने बताया आपको कि लैक्टियल जो प्रेजेंट होती है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर ये प्रेजेंट होगी, क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से वहां पर ये फैट का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करती है। इट सप्लाइज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, और इसके अलावा इट रिटर्न्स प्रोटीन एंड एक्सिस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस। अब लिम्फ बनता कैसे है, जनरली मान लीजिए कि ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर क्या कर रहा है, बह रहा है। किसके अंदर बह रहा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर बह रहा है। अब क्या हुआ कि इस
कैपिलरी बहुत टाइनी ट्यूब्यूल्स है, तो इनमें से बड़े प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके, कौन से प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके और किसको छोड़ करके, जो बड़ी बड़ी हमारी आरबीसी जो इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ करके, ठीक है। बाकी का जो कलरलेस फ्लूइड टिश्यूज के बीच में आ गया, किसके बीच में आ गया, टिश्यूज के बीच में आ गया, और बाद में ये किसके अंदर बहने लगा, लिम्फ वेसल के अंदर बहने लगा, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, लिम्फ। इसीलिए क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। तो होता है आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू।